नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक रही थी। इसमें 5 वंश थे। पहला था गुलाम वंश 1206 से 1290 84 साल तक। दूसरा था खिलजी वंश 1290 से 1320 30 वर्ष तक। तीसरा था तुगलक वंश 1320 से 1414 94 वर्ष तक। चौथा था सैयद वंश 1414 से 1451 37 वर्ष के लिए। और पांचवा और अंतिम था लोधी वंश 1451 से 1526 75 वर्ष के लिए। तो इसमें 2 ट्रिक है। पहले पूछा जाता है कि इनका ऑर्डर कौन-सा है, पहले कौन-सा वंश था, उसके बाद कौन-सा? तो उसका है गुण, खा, तू, सा, ले। तो गु से हो गया गुलाम, खा से हो गया खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। और अब क्या पूछते हैं? अब पूछते हैं कि ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा सालों तक किसका रहा और सबसे कम सालों तक किसका रहा? तो उसकी ट्रिक है तुगले सीखा, यानी तुगलक, गुलाम, लोधी, सैयद और खिलजी। तो पहली ट्रिक हो गई गुड़ खातू साले, दूसरी ट्रिक हो गई तुगले सीखा। अब बढ़ते हैं पहले वंश को पढ़ते हैं। पहला वंश है गुलाम वंश, जो 1506 से 1290 84 वर्ष तक रहा। तो इसमें जितने भी राजा हुए हैं उनके एक बार सीक्वेंस याद कर लेते हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम में यही सीक्वेंस ज्यादा पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, फिर आराम शाह 1210 से 1211, फिर इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक राज किया। फिर उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। ये बहुत कम समय के लिए था, एक ही साल के लिए, उससे भी कम, 1236 में। उसके बाद रजिया सुल्तान 4 साल के लिए 1236 से 1240। फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह, ये 2 साल के लिए राज किया, 1240 से 42। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, ये भी 2 साल के लिए। ये यहाँ से हो जाएगा 42 से 46, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 42 से 46 होगा। फिर आता है नासिरुद्दीन महमूद, ये 46 से 66 यानी 20 साल। फिर गयासुद्दीन बलबल, इसने भी 20 साल, 1266 से 1286। फिर आता है कैकुबाद 1286 से 90, और अंत में होता है क्यूमर्स 1290। तो अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का क्यूमर्स था। अगर क्यूमर्स ऑप्शन में ना दिया हो तो कैकुबाद लगाएंगे। और पहला पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज कब तक था? 1206 से 410 तक, यानी कि 4 साल के लिए। विभिन्न इतिहासकारों ने सल्तनत के प्रथम राजवंश को दाश या प्रारंभिक तुर्क, मामलुक या ममलुक और इल्बरी आदि नाम दिया है। तो इनको दास वंश क्यों कहा है? क्योंकि जो इसमें जो फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद गौरी का दास था, और आगे जितने भी हुए हैं वो एक दूसरे के दास रहे थे, यानी कि गुलाम रहे थे, इसलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना की। इल्तुतमिश ने शमसी वंश, क्योंकि एक दूसरे से गुलाम थे इसलिए अलग अलग वंश के थे, एक ही वंश के नहीं थे। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश, इल्तुतमिश शमसी वंश, और बलबन ने बलबनी वंश। मामलुक का अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। तो कभी कभी ये भी पूछते हैं कि गुलाम वंश का दूसरा नाम क्या है? तो मामलुक वंश। तुर्की भाषा में एक के शब्द ऐबक का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक जिनबात का था, और ये तुर्क था। ऐबक का राज्याभिषेक किसने किया था? मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 में लाहौर में हुआ था, और इसने पूरे जीवन काल तक लाहौर से ही सत्ता का संचालन किया था, ये दिल्ली नहीं आया था। मलिक और सिपा सालार की उपाधि इसे मोहम्मद गौरी ने दी थी। बाद में प्रथम स्वतंत्र तुर्की राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसने ना तो सुल्तान की उपाधि ली, ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए, ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। तो पूछा जाता है कि सुल्तान ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, तो इसने ली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, ना ही उसने अपने नाम के सिक्के डलवाए थे, ना ही उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। अच्छा, सिंहासन पर बैठने के 3 वर्ष पश्चात 1208 में गौरी के विधिक उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास मुक्ति पत्र तथा सुल्तान के रूप में उसकी स्थिति को मान्यता देने के प्रतीक स्वरूप एक छत्र प्रदान किया। तो पहले जब ये बैठा था तो ये गौरी का दासी था, बट 1208 में जो गौरी का उत्तराधिकारी था गयासुद्दीन महमूद, उसने इसको दास मुक्ति पत्र और एक छत्र दिया था। इस छत्र इसलिए दिया था क्योंकि वो प्रतीक था कि अब ये दास मुक्त हो गया है। ऐबक की राजधानी पूछी गई है। ऐबक की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी, दिल्ली नहीं, लाहौर थी। उसकी उदारता के लिए उसे लाख बख्श कहते थे या दूसरा हातिम कहते थे। तो ये दान बहुत देता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहते थे, यानी कि लाखों का दान देने वाला या दूसरा हातिम। अत्यंत सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण इसका नाम कुरान खां भी था। अच्छा, इसका दरबारी कवि कौन था? तो इसका दरबारी कवि था हसन निजामी और फके मुदब्बिर।
जिसमें कि हसन निज़ामी इंपॉर्टेंट है। इनकी रचना है ताजुल माशिर। ये अभी आरओ में भी पूछी गई थी। ताजुल माशिर किसकी रचना है? तो हसन निज़ामी की। अब देखते हैं इसकी मृत्यु कैसे हुई। तो इसकी मृत्यु हुई थी पोलो खेलते समय, यानी कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1210 में। और उसको दफनाया कहाँ गया? इसका मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में। अगला शासक था आराम शाह। 1 साल के लिए था ये, 1210 से 1211। ऐबक की मृत्यु उपरांत प्रमुख तुर्की अमीरों ने आराम शाह को सिंहासन पर बैठाया। यद्यपि बाद में कई अमीर उसके खिलाफ हो गए और उन्होंने बदायूं के इक़्तिदार सूबेदार इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया और दिल्ली आकर इल्तुतमिश ने इसको हरा दिया। जूद के मैदान में आराम शाह को पराजित किया और इल्तुतमिश इसको हटाकर राजा बन गया। अगला है इल्तुतमिश। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि ली थी और इसने ही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो लाहौर से शासन करता था, इसलिए वास्तविक शासक जो है वो इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि इसने अपनी राजधानी जो थी उसको दिल्ली बनाया था। मोहम्मद गौरी ने 1206 में खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर उसे दास्ता से मुक्त करने हेतु ऐबक को आदेश दिया था, क्योंकि ये ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले बदायूं का इक़्तिदार था। ये पूछा गया है कि सुल्तान बनने से पहले ये कहाँ का इक़्तिदार था? तो बदायूं का। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो ये पूछा गया है बिहार का सूबेदार किसको बनाया था? मलिक जानी को। 1215 से 1216 में तराइन के तृतीय युद्ध में यल्दौज को पराजित किया। तराइन के प्रथम 2 युद्ध किसके? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए थे। फिर 1215-1216 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच। यल्दौज की पराजय इल्तुतमिश के लिए दोहरी विजय थी। अच्छा, इसने यल्दौज को हरा दिया तो उसकी सत्ता को ललकारने के लिए कोई भी शत्रु नहीं बचा और जो दिल्ली का अस्तित्व था इसका राज का वो निश्चित हो गया। अब आते हैं इल्तुतमिश ने 1221 में ख्वारिज्म के युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी को मंगोल आक्रमण के विरुद्ध शरण देने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया। तो ये मंगबरनी कौन था? ये ख्वारिज्म देश का युवराज था और इसके प्रदेश में आक्रमण किया था मंगोल यानी कि चंगेज खान ने। जब चंगेज खान ने आक्रमण किया तो ये अपना देश छोड़ के भागा और ये आ गया था इंडिया के पास। इंडिया आ रहा था तो इसने इल्तुतमिश से शरण मांगी और इल्तुतमिश को पता था कि अगर ये इसको मंगबरनी को शरण देगा तो मंगोल जो है यानी कि चंगेज का वो इंडिया पे भी आक्रमण कर देगा और इसको हरा देगा, क्योंकि बहुत ताकतवर था, बहुत बड़ी सेना थी उसके पास। तो इल्तुतमिश ने उसे शरण देने से अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। तो इस तरह से इसने मंगोल आक्रमण को से भारत को बचाया। तुर्कों की भारत विजय को स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। यानी कि इसको अधिकार प्राप्त पत्र किसने दिया था? खलीफा से। और ये पहला था जिसको खलीफा ने अधिकार पत्र दिया था कि तुम एज अ सुल्तान की तरह राज करो। राजपूताना पर इल्तुतमिश का प्रथम अभियान 1221 में कालिंजर दुर्ग पर हुआ। तो राजपूतों के खिलाफ इसने पहला युद्ध कहाँ पे किया? कालिंजर दुर्ग में किया 1221 में। गुजरात के चालुक्यों के साथ युद्ध में उसे असफलता मिली, तो ये युद्ध ये हार गया था किसके खिलाफ? गुजरात के चालुक्यों के खिलाफ। अच्छा, 1234 और 35 में उसने मालवा पर आक्रमण किया और मिल्सा तथा उज्जैन को लूटपाट करी। इस दौरान उसने उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी नष्ट किया 1234 और 35 के बीच में। इल्तुतमिश ने अंतिम अभियान खोखरो पर 1236 में किया। दिल्ली में 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। अब इसकी उपलब्धियां देख लेते हैं। ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था, जबकि इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा, एक शक्ति, एक दिशा तथा शासन व्यवस्था और शासक वर्ग प्रदान किया। मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन तो दी, बट वो राज कहाँ से करता था? वो राज करता था लाहौर से। इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाई, यानी कि लाहौर से वो दिल्ली ले आया अपनी राजधानी और फिर अपने पद को, यानी कि वो पहला क्या बोलते हैं, सर्टिफाइड सुल्तान बना। उसको खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त हुआ और उसने सुल्तान के पद को वंशानुगत भी कर दिया। इल्तुतमिश ने मिन्हाज, नासिरी एवं ताजुद्दीन आदि विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान किया। मिन्हाज ने इल्तुतमिश को सुल्तान सईद कहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये।
इसी के समय अमीर खुसरो के पिता अमीर सैफुद्दीन महमूद ने भारत में शरण ली, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इल्तुतमिश के निर्देश पर ही फ़क़ीह मुदब्बिर द्वारा शासन और युद्ध कला पर पहला भारतीय मुस्लिम शास्त्र आदाब उल मुल्क रचा गया। तो ये पूछा जा सकता है कि पहला भारतीय मुस्लिम शास्त्र जिसका नाम था आदाब उल मुल्क किसने रचना की थी? तो फ़क़ीह मुदब्बिर ने। और ये किसके दरबार में था? ये था इल्तुतमिश के दरबार में। मुद्रा इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान थे। वह पहला तुर्क था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। तो ये पूछा गया है कि शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला पहला राजा कौन था? तो वो था इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारत में प्रचलित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो इसने अपने सिक्कों पर टकसाल का नाम भी लिखवाना शुरू करवाया। इल्तुतमिश ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए। एक था चांदी का टंका और तांबे का जीतल। तो जो तांबे का था उसको जीतल बोलते थे और जो चांदी का था उसको टंका कहते थे। इक्ता प्रणाली क्या थी? तो इल्तुतमिश ने अपने राज्य को छोटे-छोटे भूखंडों, जिन्हें इक्ता कहते थे, में बाँट दिया। इनके अधिकारी इक्तादार कहलाते थे। बड़े इक्तादार प्रांतीय गवर्नर थे जो कानूनी व्यवस्था की देखरेख करते थे, लगान वसूली, मुकदमों की सुनवाई व सैनिक सेवा भी प्रदान करते थे। मतलब पूरी तरीके से गवर्न करते थे छोटे-छोटे भूखंडों को, जिन्हें इक्ता कहते थे। और इन्हें जो वेतन के रूप में मिलता था, तो वो जो लगान वसूलते थे, वही इनकी वेतन होता था। इक्ता प्रणाली, सेना, मुद्रा प्रणाली को संगठित करने के कारण ही इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। न्याय व्यवस्था इल्तुतमिश ने न्याय व्यवस्था को संगठित किया और उसमें न्यायप्रियता लाने का प्रयास किया। इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था के संदर्भ में उसके महल के समक्ष बने संगमरमर के 2 शेरों के गले में घंटियाँ लटकाए जाने का उल्लेख किया है। इब्न बतूता ने इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था के संदर्भ में बताया है कि उसके जो महल के सामने संगमरमर के 2 शेर बने थे जिनके गले में घंटियाँ थी, लटकी थी, जिसे बजाकर कोई भी इल्तुतमिश से न्याय माँग सकता था। इल्तुतमिश ने अपने अधीनस्थ हिंदू सरदारों के क्षेत्रों की न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया, यानी कि जो उसके सरदार रहते थे वो न्याय करने के लिए स्वतंत्र रहते थे। गाँवों में पंचायत मात्र हिंदुओं के विवादों पर निर्णय करती थी। हिंदू तथा मुस्लिम के बीच विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस पर जो सुनवाई करती थी, तो वो सुनवाई करता था काज़ी जो था, उसके द्वारा हिंदू और मुस्लिम के बीच के विवाद सुलझाए जाते थे। सेना इल्तुतमिश ने पहली बार एक केंद्रीय शाही सेना जिसे हश्म-ए-कल्ब कहा जाता है, उसको खड़ा किया, यानी कि केंद्रीय सेना पहली बार किसने शामिल करी? तो वो था इल्तुतमिश। इसका सिपहसालार कौन होता था? रावत-ए-अर्ज था। उसने 40 गुलामों के दल जिन्हें तुर्कान-ए-चहलगामी का गठन किया, जिसे चालीसा या चरगान भी कहा जाता है। आगे चल के क्या होता है, ये तुर्कान-ए-चहलगामी गानी का जो 40 सरदारों का ग्रुप होता है, ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो आगे आने वाले राजा हैं, उनके जो राजकाज है, शासन में इंटरफेयर करने लगते हैं। तो 40 गुलामों का दल तुर्कान-ए-चहलगामी इसका गठन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की, ऊपर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। स्थापत्य देख लेते हैं। तो इल्तुतमिश ने 1231 और 32 के बीच में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन काकी के नाम पर कुतुब मीनार का जो था उसको शुरू कराया था और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा कराया था 1231-1232 के बीच। यह सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में निर्मित कराई गई थी। और उसको शुरू किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने इस पर कुतुबुद्दीन ऐबक तथा सुल्तान मुइजुद्दीन के नाम अंकित करवाए। इसने यानी इल्तुतमिश ने राजस्थान के नागौर में अतार्किन का दरवाजा निर्मित कराया। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो अतार्किन का दरवाजा है, यही प्रेरणा स्रोत बना था बुलंद दरवाजे के लिए, जिसको बनवाया था अकबर ने। तो राजस्थान के नागौर में अतार्किन का दरवाजा बनवाया था कुतुब इल्तुतमिश ने। इसने शिक्षा हेतु सर्वप्रथम दिल्ली और बाद में बदायूं में क्या बनाया था? मदरसा-ए-मुइज़्ज़ी, या जिसे म्यूजियम मदरसा की स्थापना कहते हैं। तो पहले कहाँ बनाया था इसने? दिल्ली में, फिर बाद में बनाया बदायूं में। अच्छा, भारत में संभवतः प्रथम मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। और ये प्रथम मकबरा इसने किसके लिए बनवाया था? तो इसने बनवाया था अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के लिए। और उसका नाम क्या है? सुल्तानगढ़ी मकबरा, जो दिल्ली में है। तो पहला जो मकबरा बनाने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। इसने शमशी ईदगाह का निर्माण कराया था बदायूं में। उसने बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया। तो बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? 1223 में इल्तुतमिश ने।
इल्तुतमिश के वंश को शमशी वंश कहते हैं, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो 1236 में एक साल ही रहा था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों वही जो थे ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। यही जो थे वो अमीर थे वो 40। वास्तविक सत्ता उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में थी, जो अति महत्वाकांक्षी महिला थी। यह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला थी जिसने सत्ता को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसने सत्ता को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। ये मतलब सुल्तान या राजा नहीं बनी थी। राजा या सुल्तान बनने वाली सबसे पहली महिला थी रजिया सुल्तान। तो इसके बाद आती है रजिया सुल्तान 1236 से 1240। ग्वालियर अभियान के पश्चात इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकार घोषित किया। ग्वालियर अभियान में क्या हुआ कि रजिया की बहादुरी देखकर इल्तुतमिश को लगा कि ये उत्तराधिकार बनने के लिए मतलब उत्तराधिकारी या शासन संभालने के लिए उपयुक्त है। तो इसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और चांदी के जो टंके उसने चलाए थे, चांदी के टंके और जीतल चलाया था उसने पीतल का, तो उस पर इसका नाम अंकित करवाया। आगे इल्तुतमिश में सबसे बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की 1229 में मृत्यु हुई थी। इसी के नाम पे वो शहबाजगढ़ी का किला बनवाया था इसने। तो इसलिए इसके बाद इसने रजिया सुल्तान को चुना। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासन में व्याप्त अराजकता के विरुद्ध रजिया ने लाल कपड़े पहनकर नमाज के लिए एकत्रित जनता से अपने हक हेतु न्याय मांगा। और इन्हीं सब चीजों को देखकर जो लोग थे वो इसके विरुद्ध होने लगे। रजिया द्वारा सत्ता पर अधिकार की अव्यवस्था था कि पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। रजिया ने राजधानी में रहने तथा उसे जनता का पूर्ण समर्थन मिलता रहा तथा कोई विद्रोह सफल नहीं हुआ। सिंहासन पे बैठने के पश्चात उसने महिलाओं वाले वस्त्र त्याग दिए। उसने कुबा जो चोगा होता है और कुला यानी टोपी पहनना प्रारंभ कर दिया। वह दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम तुर्क महिला शासक थी। उसके शासनकाल में चहलगानी तुर्क जो 40 तुर्क सरदारों का ग्रुप था, इसका और इसके बीच मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। प्रथम बार रजिया ने ही सामंत वर्ग की कमर तोड़ने का प्रयास किया और गैर तुर्क शासक वर्ग की शक्ति संगठित करने का प्रयास किया, क्योंकि ये इसके शासन का विरोध कर रहे थे, जो 40 सरदार थे। रजिया ने उमदत उन निस्वा यानी महिलाओं में उत्कृष्ट, मतिका ए जमान यानी युग की रानी तथा रजिया सुल्तान जैसी उपाधियां अपने सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाई। एक बार पूछा गया है उमदत उन निस्वा, मतिका ए जमान, ये जो उपाधियां थी ये अपने नाम के लिए सिक्कों पर किसने उत्कीर्ण कराई थी? रजिया सुल्तान ने। रजिया ने संस्कृत अभिलेखों में इसे, तो संस्कृत के जो अभिलेख है उसमें रजिया को इस नाम से बुलाया गया है, तो जलालुद्दीन के नाम से। इसने इख्तियारुद्दीन एतगीन को अमीर हाजिम नियुक्त किया और अल्तुनिया को पहले बरन तत्पश्चात तबर हिंद यानी जो भटिंडा था उसका इख्तियार नियुक्त किया। किंतु इन्हीं दोनों यानी कि इख्तियारुद्दीन ने और अल्तुनिया वाले तबर हिंद दोनों ने रजिया के साथ विश्वासघात किया। अबीसीनिया निवासी जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर यानी अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किए जाने से तुर्क अधिकारी जो थे वो रजिया से रुष्ट हो गए। पहले से ही रुष्ट चल रहे थे, अब इससे और ज्यादा इससे नाराज हो गए। सबसे पहले लाहौर के इख्तियार कबीर खां, इसका नाम था हजार मर्दा, ने रजिया के खिलाफ विद्रोह किया। उसके बाद सरहिंद से अल दुनिया ने विद्रोह कर दिया। सरहिंद के विद्रोह के दमन हेतु रजिया के खेमा में विद्रोह हो गया और याकूत की हत्या कर दी गई। याकूत इसका सबसे विश्वासपात्र आदमी था तथा अल्तुनिया ने रजिया को तबर हिंद यानी भटिंडा में बंदी बना लिया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और उसको अपने साइड में ला लिया और दिल्ली पर मतलब आक्रमण करने के लिए शुरू किया। मगर क्या हुआ कि मुइजुद्दीन बहराम शाह था, उसने अल्तुनिया तथा रजिया को कैथल हरियाणा के पास परास्त कर दिया और उनकी हत्या कर दी। एल्फिस्टन एक इतिहासकार है, उन्होंने लिखा है यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। आगे देखते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह का कब तक था? 1240 से 1242 तक। बहराम शाह के शासन में 1241 में तायर के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। मुल्तान के सूबेदार कबीर खां अयाज के प्रबल विरोध के कारण मंगोल मुल्तान पर अधिकार नहीं कर सके, किंतु उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया। तो लाहौर तो नहीं बचा सके, बट इन लोगों ने मुल्तान बचा लिया मंगोलों से। और आता है अलाउद्दीन मसूद शाह, ये 1242 से 1246। इसके समय कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हुई, बट ये था कि जो महत्वपूर्ण पद थे उस पर वही तुर्के चहलगानी जो 40 सरदारों का ग्रुप था, तो उनका अधिकार हो गया ज्यादातर जो महत्वपूर्ण पद थे उन पर। फिर आता है नासिरुद्दीन महमूद, ये 20 साल तक रहा, 1246 से 1266 तक। इसने अपनी समस्त शक्तियां तुर्की सरदारों विशेषता बलबन के पक्ष में त्याग दी। तो ये सारे वही तुर्की सरदार जो तुर्के चहलगानी के पार्ट थे। तो इसने क्या किया, नासिरुद्दीन महमूद ने
फ्रिक्शन से या उनसे संघर्ष से बचने के लिए सारी शक्तियां तुर्की सरदारों को ही दे दी। नासिरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। तो उलूग खां की उपाधि बलबन को किसने दी थी? नासिरुद्दीन ने 1249 में। और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के लिए उसे नायब ए ममलिकात का पद दिया। नासिरुद्दीन महमूद अवकाश काल में क्या करता था? कुरान की प्रतिलिपि यानी कॉपी बनाया करता था, जिससे उसका जीवन यापन होता था। वह अपने समय का श्रेष्ठ सुलेखक भी था, यानी कि उसकी राइटिंग उस समय की सबसे अच्छी थी। मिनहाजुद्दीन की रचना तबकात ए नासिरी इसी को समर्पित है, जिसमें नासिर को दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया गया है। तो मिनहाजुद्दीन की रचना क्या है? तबकात ए नासिरी। ये पूछा गया है अभी आरओ और पीसीएस में भी पूछा गया था कि तबकात ए नासिरी किसकी रचना है? तो मिनहाजुद्दीन की। और इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें जो है, जो नासिरुद्दीन है उसके बारे में बताया गया, और नासिरुद्दीन को दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया गया है। 1256 में मंगोल सेना ने मुल्तान की प्रतिरक्षा को नष्ट किया, किंतु बलबन ने मंगोलों को वापस लौटने पर विवश कर दिया। चालीसा या तुर्कानी चहलगानी का युग जो था वो 1236 से 66 तक रहा। अब आता है गयासुद्दीन बलबन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गयासुद्दीन बलबन, इसका राज था 1266 से 1286 तक। इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। पूछा क्या है? बहाउद्दीन किसका वास्तविक नाम था? तो था गयासुद्दीन बलबन का। और एक बार इसका पूरा नाम भी पूछा गया है बलबन का, तो गयासुद्दीन बलबन। इसको उपाधि दी थी उलूग खां की, नासिरुद्दीन महमूद ने प्रदान की थी उलूग खां की उपाधि। और जिले इलाही की जो उपाधि थी, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिबिंब, ये इसने खुद ली थी जब ये सुल्तान बना था। तो 2 उपाधियां थी, उलूग खां नासिरुद्दीन महमूद ने इसको दी थी, और जिले इलाही जो इसने स्वयं ली थी। आगे देखते हैं, गयासुद्दीन की उपाधि राज्यारोहण के धारण इसके बाद इसने ग्रहण की। तो 3 उपाधियां ली, उलूग खां, जिले इलाही और गयासुद्दीन। तो पूरा नाम हो गया इसका गयासुद्दीन बलबन। कौन सा वंश था इसका? तो इल्बरी तुर्क। इल्तुतमिश की बात, इसका भी वंश था इल्बरी तुर्क। बलबन एवं उसके भाई शेर खान, जिसे बलबन बुजुर्ग या ज्येष्ठ बलबन कहते हैं, इसके बड़े भाई को, इनको क्या हुआ था कि जो ये किशोर अवस्था में, तो इनको मंगोल पकड़ ले गए थे। ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने उसे बसरा में खरीदा और दिल्ली ले आया, मतलब गुलाम की तरह। दिल्ली में इल्तुतमिश ने इसे जमालुद्दीन बसरी से खरीद लिया। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने इसे खासदार या सुल्तान का व्यक्तिगत सेवक नियुक्त किया। रजिया के शासनकाल में इसे अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया गया। इब्न बतूता और इसामी के अनुसार बलबन ने अपने मालिक यानी कि नासिरुद्दीन महमूद को जहर देकर मार दिया था। ये इब्न बतूता और इसामी लिखते हैं। बलबन के राज्यारोहण के साथ ही मजबूत और केंद्रीकृत शासन का युग आरंभ हुआ। सिंहासन पर बैठने के साथ ही उसने मद्यपान, हास्य और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले मदिरापान, हास्य और संगीत पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लगाया था बलबन ने। आगे चल के फिर दोबारा लगाएगा औरंगजेब। बरनी की तारीख फिरोज शाही, तो तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है? तो बरनी ने। बलबन के सिंहासन रोहण 1266 वर्ष से ही प्रारंभ होती है। बलबन स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब का वंशज मानता है। तो फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा। और बरनी ने कौन सी लिखी है? तारीख फिरोज शाही। अपने कुलीन रक्त का दावा साबित करने के लिए बलबन ने स्वयं को तुर्क अमीरों के हितों के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौ की नीति अपनाई। बलबन पहला शासक था जिसने किले पर ध्यान दिया। तो रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। बंगाल की तत्कालीन राजधानी लखनौती को विद्रोह का नगर कहा जाता था। इसने वहां पे आक्रमण किया। 1279 में बंगाल के इख्तियार तुगरिल खान ने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण कर विद्रोह कर दिया, या किसी भी दास द्वारा अपने मालिकों के खिलाफ विद्रोह का प्रथम उदाहरण था। अतः स्वयं सुल्तान यानी कि बलबन ने के पुत्र बुगरा खां के साथ सैन्य नेतृत्व कर तुगरिल का दमन किया। यह एकमात्र ऐसा सैन्य अभियान था जिसका नेतृत्व बलबन ने दिल्ली से दूर जाकर किया। अब बलबन का राजत्व सिद्धांत देखते हैं, काफी पूछा गया है। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद, अधिकार एवं राज्यत्व के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। राजा के कर्तव्य, संबंधों और उसके विचार उसकी वसीयतों से प्राप्त होते हैं, जिसका संकलन बरनी ने किया था। वह पहला सुल्तान था, बलबन पहला सुल्तान था जिसने वसीयत लिखने की फारसी प्रथा को अपनाया। इसने ये जो था ये फारसी यानी ईरानी प्रथाओं से काफी इंस्पायर्ड था। अभी ये नवरोज भी चालू कराएगा जो कि एक फारसी त्योहार था। उसने फारस के इस्लामी राजत्व के राजनीतिक सिद्धांतों एवं परंपराओं के आधार पर अपने शासन को संगठित किया।
बलबन ने राजा को नियामत एक खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। उसके अनुसार राजा को शक्ति जो है वो ईश्वर से प्राप्त होती है। इसके कारण उसके कार्यों की सार्वजनिक जाँच नहीं की जा सकती। यानी कि जो उसके मंत्री और जो जनता है वो उसके कार्यों और उसके निर्णयों पर क्वेश्चन नहीं कर सकती है। तो इसने क्या किया, राजा को नियामत खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। बलबन ने राजा के पद को जीवित रखने के लिए राजकीय प्रतिष्ठा, सम्मान, वैभव, मान मर्यादाओं एवं आचार व्यवहार के मूलभूत तत्वों को आवश्यक बना दिया। और इसके लिए इसने क्या-क्या किया? इसके लिए इसने 2 परंपराएँ चालू करी जो कि फ़ारसी परंपराएँ थी। पहली थी सजिदा और दूसरी थी पाबोस या पायबोस। तो अब देखते हैं सिजदा और पायबोस क्या थी? सिजदा में क्या होता था कि सिजदा में ज़मीन पर लेटकर अभिवादन करना होता था और घुटने के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना होता था। जबकि जो पायबोस या पाबोस थी, इसमें क्या होता था? इसमें सम्राट के पैरों को चूमना होता था। तो सिजदा में क्या हो गया? सिजदा में क्या होता है, भूमि पर लेटकर, ज़मीन पर लेट के अभिवादन करना होता था और घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना होता था। जबकि पायबोस क्या था? पायबोस में सुल्तान या सम्राट के पैरों को चूमना होता था। उसने ईरानी त्योहार नौरोज़ को मनाने की भी प्रथा आरंभ करी। तो नौरोज़, सिजदा, पायबोस ये सब किसने चालू किया था? ये सब बलबन ने चालू किया था। दरबार में मात्र वज़ीर ही बलबन से वार्तालाप कर सकता था। मतलब दरबार में और कोई मंत्री या सामान्य जनता इससे वार्तालाप नहीं कर सकती थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ वज़ीर ही बलबन से वार्तालाप कर सकता था। बलबन खलीफ़ा की राजनीतिक सत्ता को मान्यता देता था, उसने खलीफ़ा का नाम अपने सिक्कों पर भी अंकित कराया। बलबन ने निष्पक्ष न्याय और न्याय पर विशेष बल दिया। उसने राज्य के प्रमुख व्यक्तियों को उनके अपराध के लिए कठोर दंड दिया। मतलब जो जितना प्रमुख व्यक्ति होता था, मंत्री होता था, उसको उतना ही कठोर दंड दिया जाता था। बलबन का राजत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा एवं न्याय पर आधारित था। ये पूछा गया है, इसका राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो शक्ति पर, राजा की प्रतिष्ठा पर और न्याय पर। प्रशासनिक कार्य देखते हैं, तो बलबन के प्रशासनिक कार्य में भारत में आर्य विभाग की सर्वप्रथम स्थापना बलबन ने की थी। तो आर्य विभाग पूछा जाता है किसने बनवाया था? वो बलबन ने बनवाया था। इसके प्रमुख कार्य, आर्य विभाग के प्रमुख कार्य क्या थे? सैन्य भर्ती, जो सैनिक थे उन्हें अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित करना और उनका वेतन वितरण आदि। सैन्य विभाग को वित्त मंत्रालय या दीवाने वजारत से पृथक करने तथा वजीर पद का, इससे क्या हुआ? वजीर पद का महत्व कम हो गया। उसने इमादुल मुल्क को दीवाने आरिज यानी सेना का मंत्री नियुक्त किया। इमादुल मुल्क को। बलबन ने इक्तादारों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ख्वाजा या साहिब ए दीवान नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की। सर्वप्रथम बलबन ने जिला स्तरीय इकाई सिख का विकास किया, जिसका जो प्रमुख होता था सिख, उसका प्रमुख होता था सिकदार। तो सिख जो थी जिला स्तरीय इकाई यानी जिला बनाने की जो परंपरा थी, वो बलबन ने चालू करी थी और जो कि आज भी है, मतलब जिला रहते हैं, जिसका प्रमुख अभी जिलाधिकारी होता है। पहले सिख होता था, तो उसका प्रमुख कौन होता था? सिकदार। उसने एक निष्ठावान गुप्तचर प्रणाली की स्थापना की। यह भी पूछा गया है कि सर्वप्रथम गुप्तचर प्रणाली किसने स्थापित की थी दिल्ली सल्तनत में? तो बलबन ने। इसने प्रत्येक इक्ते में बरीद यानी मुख्य संवाददाता की नियुक्ति भी की, इसी के लिए, गुप्तचर प्रणाली के लिए। तो गुप्तचर प्रणाली किसने शुरू करी? बलबन ने। बरनी के अनुसार बलबन की मृत्यु से दुखी मालिकों ने, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 गुलाम के दल, जो तुर्कान-ए-चहलकानी, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और राजा के जो निर्णय होते थे उनके राजकाज में काफ़ी इंटरफेयर करने लगे थे। तो बलबन ने क्या किया कि इनको भंग कर दिया और मतलब ज़्यादातर जो भी 40 सरदार थे उनकी हत्या करवा दी थी बलबन ने। इसको चालू किसने कराया था? 40 गुलामों का दल तुर्कानी-चहलकानी को इल्तुतमिश ने, और इसको नष्ट किसने किया? बलबन ने। अब इसकी मंगोल नीति देते हैं। मंगोल आक्रमण को नियमित रूप से देखने के उद्देश्य से उसने शक्ति और कूटनीति, पावर और डिप्लोमेसी का प्रयोग किया। बलबन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने मंगोल आक्रमण से देश की रक्षा हेतु एक सुनिश्चित योजना बनाई। उसने भटिंडा, सुनाम और सामना के किलों की मरम्मत कराई और मंगोलों को व्यास नदी पार करने से रोकने के लिए वहां पर एक प्रबल सेना तैनात की। मंगोलों से निपटने हेतु पश्चिमोत्तर सीमांत में जलालुद्दीन खिलजी को नियुक्त किया। स्थापत्य देखते हैं। स्थापत्य में बलबन ने अपने दिल्ली में लाल महल निर्मित कराया। तो दिल्ली का लाल महल किसने बनाया था? बलबन ने। दिल्ली स्थित बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामी शैली का है। शुद्ध इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित यह भारत का प्रथम मकबरा है। तो भारत का प्रथम मकबरा किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने अपने बेटे के लिए, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बोलते हैं जिसको, तो वो पहला था। और शुद्ध इस्लामी पद्धति द्वारा जो निर्मित भारत का पहला मकबरा था वो किसने बनवाया? तो
उसको बनाया बलबन ने। इस मकबरे के द्वार की मेहराब भारत में निर्मित तुर्की मेहराबों में सर्वोत्तम है। सही रूप से मेहराब का प्रचलन बलबन के मकबरे में हुआ। तो मेहराबों का प्रचलन भारत में किसके मकबरे से शुरू हुआ है? तो बलबन के मकबरे से। पहला मकबरा इल्तुतमिश ने अपने अपने पुत्र के लिए बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा जिसको बोलते हैं दिल्ली में है। बट पहला शुद्ध इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित मकबरा किसने बनवाया था? तो बलबन ने। कुछ विशेष तथ्य देखते हैं। बलबन दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था। बलबन ने कवि अमीर हसन और अमीर खुसरो को राज्याश्रय प्रदान किया। तो इसके इसके शरण में कौन-कौन से थे? तो अमीर हसन थे और अमीर खुसरो, दोनों में अमीर-अमीर है। अमीर हसन, अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? बलबन के दरबार में। अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी, इनका पूरा नाम था अमीर हसन देहलवी, जिनको भारत का सादी कहते हैं। और अमीर खुसरो को क्या कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं तूतिया हिंद या भारत का तोता। अमीर हसन देहलवी, इनको क्या कहते हैं? भारत का सादी। और अमीर खुसरो को तूतिया हिंद या भारत का तोता। तो अमीर हसन देहलवी ने अपना साहित्यिक जीवन बलबन के पुत्र मोहम्मद खां के संरक्षण में शुरू किया था। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? तूतिया हिंद या भारत का तोता। दास वंश का अंत। अब देखते हैं जो गुलाम वंश या दास वंश शुरू हुआ है, उसका अंत कैसे हुआ। बलबन ने शहजादा मोहम्मद के पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी चुना। दिल्ली के कोतवाल निजामुद्दीन ने बलबन की मृत्यु के बाद कूटनीति के द्वारा कैखुसरो को मुल्तान का सूबेदार नियुक्त कर दिया। और बुगरा खां के जो 17 या 18 वर्ष का पुत्र था कैकूबात, उसको सुल्तान बना दिया। तो उसने क्या किया? कैखुसरो को मुल्तान की सूबेदारी दे दी, उसको सूबेदार बना के अस्ते से हटा दिया। और जो बुगरा खां का पुत्र था कैकूबात, उसको सुल्तान बना दिया। कैकूबात ने अपने पिता बुगरा खां की सलाह पर अब जिसने बनाया उसी की हत्या करवा दी। कैकूबात ने अपने पिता के साथ मिलकर निजामुद्दीन की हत्या करा दी। कैकूबाद ने गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन खिलजी को अपना सेनापति बनाया। अब यही जो था, यही इनको धोखा देगा, जलालुद्दीन खिलजी। तथा बुलंदशहर की जागीर प्रदान करी किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। कैकूबाद को 1290 में लकवा हो गया। सरदारों ने कैकूबाद के 2.5 वर्षीय पुत्र शमशुद्दीन क्यूमर्स को शमशुद्दीन की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठाया। उचित अवसर देखकर जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर दी। और बताइए 2.5 साल का था, इसकी हत्या कर दी जलालुद्दीन खिलजी ने। और इसको कौन सा राज्य दिया था? इसको दिया था ये बुलंदशहर की जागीर दी थी कैकूबात ने। क्यूमर्स की हत्या कर दी तथा 13 जून 1290 में किलोखरी या कीलूगढ़ी के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कराया और सुल्तान बन गया और खिलजी वंश की शुरुआत करी। तो एक बार फिर से गुलाम वंश देख लेते हैं। गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से 1290 तक। स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक। बट इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी और इसने जो शासन किया था वो कहाँ से किया था? लाहौर से किया था। इसलिए इसे वास्तविक शासक नहीं, वास्तविक जो है गुलाम वंश का नहीं मानते हैं। वास्तविकता में किसने चालू किया था? वो था इल्तुतमिश। इसने दिल्ली और राजधानी बनाई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, फिर आराम शाह आता है, फिर इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया है, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन महसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, फिर गयासुद्दीन बलबल, कैकूबाद और क्यूमर्स। इसमें इंपॉर्टेंट कौन-कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान 36 से 40, फिर नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 66, फिर गयासुद्दीन बलबन सबसे इंपॉर्टेंट है 1266 से 86, कैकूबाद और क्यूमर्स। अगर पूछे गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो क्यूमर्स था। मगर ये सिर्फ 2.5 साल का ही था, बच्चा ही था। और अगर ये ऑप्शन में क्यूमर्स ना हो तो हो जाएगा कैकूबाद। तो ये गुलाम वंश था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।